در مزار ما غریبان نه چراغه نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبلی. न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। इस औरत पर हाथ किसने उठाया? मैं पूछता हूं, कौन है वो नामर्द? जुनैद खान आगा। कहां है वो बेशर्म? वो मर चुका है खान आगा। किसके हाथों? मेरे हाथों। क्या हमारा दीन औरत के साथ ऐसे सुलूक की इजाजत देता है? खामोश! मुझे दीनी तालीम की जरूरत नहीं। देखिए, आपके आदमियों ने बिला वजह हम पर हमला किया है। इसकी सजा इन्हें मिलेगी। अपना सामान समेटो, हमारा हिस्सा अदा करो और इत्मीनान से आगे बढ़ जाओ। कैसा हिस्सा? जो कुछ देना था वो सरहद पर हम शहंशाह अकबर के अफसरान को अदा कर आए हैं। जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो अकबर की नहीं, हमारी है। यहां के हाकिम हम हैं, हम। हमारा हिस्सा दिए बगैर कोई यहां से गुजर नहीं सकता। लेकिन यह इलाका भी तो शहंशाह अकबर की सल्तनत का हिस्सा है। मैं साल में 2 बार यहां से गुजरता हूं। तब तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह इलाका मेरा और मेरे साथियों का है। अकबर के सिपाहियों को हमने निकाल फेंका यहां से। इसलिए वक्त जाया मत करो, हमारा हिस्सा दो और चल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन हम तो लगान दे चुके हैं। कौन है ये? तुम्हारा सरदार? इनका दोस्त। तो फिर जबान बंद रखो, मैं इनसे बात कर रहा हूं। किस बात का इंतजार है? सोना चांदी नहीं चाहिए हमें। तुम्हारे पास जितना अनाज है यहां छोड़ जाओ। अनाज? अनाज के बगैर हम इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? मेरे साथी भूख से मर जाएंगे। मेरे साथी भी तो भूख से मर रहे हैं। महीनों से हमने रोटी का टुकड़ा नहीं देखा। लेकिन अनाज के बगैर हम जिंदा कैसे रहेंगे? तुम्हारे पास दौलत है, तुम सफर में कहीं भी रुककर अनाज खरीद सकते हो। लेकिन हम इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वक्त जाया मत करो। अनाज देते हो या अपने आदमियों को लूटने का हुक्म दूं? लेकिन यह सरासर नाइंसाफी है। मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने को कहा है। देखो खान, ऐसा करते हैं, अनाज आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं, अल्लाह दाद अपना फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन तो तुम्हें अल्लाह दाद का फैसला मंजूर नहीं? अनाज लूट कर ले चलो। और अगर तुमने मेरे आदमियों को रोकने की कोशिश की तो तुम्हें एक एक चीज से हाथ धोना पड़ेगा। खान साहब, हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनका तो सोचो, वो भूखे कैसे रहेंगे? बच्चों पर रहम कीजिए खान साहब, वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, आधा अनाज बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। अपने अनाज का हिस्सा उठाओ और डेरे पे पहुंचो।
शुक्र है अल्लाह का कि अब सही माने में शहंशाह अकबर की हुकूमत में आ गए हैं। मेरा ख्याल है औरतों और बच्चों के रहने का इंतजाम पेशावर में कर देंगे, क्योंकि यहां से आगरा तक की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? आप दुरुस्त फरमाते हैं बिरादर। लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पता नहीं कि मैं वापस लौटूंगा भी कि नहीं। तो ठीक है, मिर्जा साहब की बेगम और बच्चों को भी साथ लिए चलते हैं। चलिए। या अल्लाह, अब इतने लंबे सफर के बाद कुछ आराम मिला। बच्चे कहाँ गए? बाहर छांव में खेल रहे हैं, अंदर बहुत गर्मी है ना। अस्मत, अब यही हमारा वतन है। अगर यहां रहना है तो यहाँ की गर्मी और धूल बर्दाश्त करनी होगी, जब तक हम इस्फहान वापस नहीं लौट जाते। क्या लौटना मुमकिन होगा? शायद किसी दिन, क्या मालूम। आप अपने दोस्त अबुल फतेह को कैसे तलाश करेंगे? मलिक अनवर ने वादा किया है कि वो किसी न किसी तरह उनका पता ढूंढ निकालेंगे। बस अब उन्हीं से एक उम्मीद बंधी है। अबुल फतेह से मिले मुझे काफी अरसा हो चुका है। पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं। वैसे जब वो इस्फहान आए थे तो मैंने उनकी खातिर करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इस्फहान, उन दिनों की यादें मत दिलाई है। तुम ठीक कहती हो। हमें अपने बीते दिनों के घाव भूलकर आने वाले दिनों के लिए दुआ करनी चाहिए। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, देखिए कौन आया है। अबुल फतेह साहब। मिर्जा आप, मुझे यकीन नहीं आता। देखिए, फिर मिल रहे हैं, लेकिन किन हालात में। मलिक साहब ने मुझे सब कुछ बताया। आप अच्छी तरह मिल लीजिए, मैं चलता हूं। मुझे और भी इंतजामात करने हैं। आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अस्मत, जनाब अबुल फतेह साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती इस्फहान का दर्दनाक किस्सा सुन के हमारे दिल पे क्या गुजरी। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, इंशाअल्लाह जिस दिन मिर्जा साहब हमारे शहंशाह के हुजूर में पेश होंगे, किस्मत एक बार फिर इन पे मुस्कुराएगी। इतना लंबा और मुश्किल सफर इसी उम्मीद पर काटा है। बस अब अल्लाह और आपका ही सहारा है। बेगम साहिबा, दरबार में मेरा ओहदा बहुत ही मामूली है। हमें शहंशाह के हुजूर में पेश होने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। इस्फहान में आपने फरमाया था कि ईरान के बादशाह के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ख्याल में शहंशाह अकबर की मलिकाओं में से एक ईरान के बादशाह की बेटी है। यहाँ वो बिल्किस बेगम के नाम से जानी जाती हैं। बिल्किस बेगम? जी हाँ। आपके अब्बा हुजूर अक्सर अपनी छोटी बहन की शादी का जिक्र किया करते थे। क्या बताऊं वो शादी किस शानदार तरीके से हुई थी। इसका मतलब है आपके अब्बा मरूम की छोटी बहन बिल्किस बेगम की माँ हुई? सुभान अल्लाह। लीजिए मिर्जा, शहंशाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। आप चाहते हैं कि बरसों बाद में अपने रिश्ते का दामन थाम लूं, वो भी इस हालत में? नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिर्जा? मलिका बिल्किस बेगम आपकी करीबी रिश्तेदार हैं। रसूल अकरम ने फरमाया है कि मुसीबतों में पड़े रिश्तेदारों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। शहंशाह बिल्किस बेगम की बहुत इज्जत करते हैं।
घबराइए नहीं, मलिका से मुलाकात करने का इंतजाम हो सकता है। नहीं नहीं, उनसे मिलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। शहंशाह से मुलाकात करने का तरीका इससे बेहतर और कोई नहीं है। मैं अपनी काबिलियत के जरिए दरबार तक पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, काबिलियत दिखाने के लिए भी तो शहंशाह तक पहुंचना जरूरी है, और बिना किसी के सहारे उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हकीम साहब दुरुस्त फरमाते हैं। फर्ज करो मैं मलिका से मिला और उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो? मिर्जा, आप तो जानते हैं खानदानी लोग ऐसे नहीं होते। मेरी बीवी अख्तारा आजकल उन्हीं की खिदमत में है। हकीम साहब, आप मिर्जा साहब की बातों में मत आइए। अपनी बेगम से गुजारिश करें कि वो हमारी मदद करें। आज ही जिक्र करता हूँ। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। फी अमानिल्लाह। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।